बांग्लादेश में शेख हसीना ने एक नाम लिया और उनकी सरकार का तख्ता पलट ही हो गया। यह शब्द था रजाकार। তার মানে কি মুক্তিযোদ্ধার সন্তান নাতিপুতিরা কেউ মেধাবী না, যত রাজাকারের বাচ্চারা নাতিপুতি হলো মেধাবী, তাই না? बांग्लादेश में रजाकार उन लोगों को कहा जाता है जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में पाकिस्तान का साथ दिया था। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में भी ऐसे ही कुछ रजाकार थे आज़ादी के वक्त। ये वो रजाकार थे जो हैदराबाद को भारत का हिस्सा नहीं बनने देना चाहते थे। आपने हैदराबाद के विलय में सरदार पटेल की हीरोइक कहानी सुनी है। आपने निज़ाम और जिन्ना की चालों के बारे में भी काफ़ी कुछ सुना होगा। मैंने अपनी कई वीडियोस में इनके बारे में बात की है। लेकिन क्या आपको पता है कि निज़ाम से भी ज़्यादा रजाकारों ने हैदराबाद में तबाही मचाई थी। आज आपको रजाकारों की यही कहानी मैं सुनाने वाला हूँ, जिन्होंने एक साथ 96 हिंदुओं को गोली मार दी थी और जिनके हाथों 1000 के करीब हिंदू मारे गए थे। तो वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, देश जब आज़ाद हो रहा था तब हैदराबाद वो रियासत थी जिसने भारत में मिलने की बजाय पाकिस्तान में मिलने का फैसला किया था। साल 1948 में निज़ाम ने घोषणा की थी और इस घोषणा पर सरदार पटेल ने आज़ाद हैदराबाद को भारत के पेट का कैंसर कहा था। लेकिन भारत में ना शामिल होने की इस कहानी में सबसे बड़ा रोल था रजाकार्स का, क्योंकि इन्होंने ही निज़ाम के लिए उम्मीदें बना रखी थी। अब सवाल आता है कि आखिर ये रजाकार थे कौन? दोस्तों, अरबी भाषा में रजाकार का मतलब होता है स्वयं सेवक। इन्हें अल्लाह के सिपाही भी कहा जाता है। हालांकि बांग्लादेश में इसका मतलब गद्दार होता है, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान के साथ मिलकर बांग्लादेशियों पर जुल्म ढाए थे। लेकिन रजाकार का सही अर्थ है आम लोगों की वो सेना जो कि जरूरत पड़ने पर हथियार उठा ले। हैदराबाद में ऐसी ही एक स्वयंसेवक सेना थी। इसका काम निजाम के साम्राज्य को बचाए रखना था। साल 1938 में इसकी स्थापना हुई थी, जब हैदराबाद के एक रिटायर्ड ऑफिसर महमूद नवाज खान ने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन नाम के एक संगठन से अपनी आर्मी खड़ी की। इसका काम था हिंदुओं और प्रोग्रेसिव मुसलमानों को सत्ता से दूर रखना, जिससे हैदराबाद को आगे चलकर मुस्लिम राज्य घोषित किया जा सके। साल 1946 में रजाकारों की कमान कासिम रिजवी नाम के कट्टर एडवोकेट ने संभाली। रजाकार्स के ऊपर बेसिकली निज़ाम का हाथ था और इसीलिए कासिम रिजवी ने मुसलमानों को भड़काकर एक बड़ी रजाकार आर्मी को तैयार कर लिया। कहा जाता है कि हैदराबाद में करीब 2 लाख रजाकार थे। इनका आदर्श वाक्य होता था, मादरे हैदराबाद पैदाबाद, यानी हैदराबाद अमर रहे। कर्नाटक में कन्नड़ साहित्य पर काम करने वाले, रजाकारों पर स्टडी करने वाले शिवराज पाटिल ने द फ्रंट लाइन को दिए अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जो भी निज़ाम के खिलाफ विरोध करता था उसे रजाकारों द्वारा निशाना बनाया जाता था, फिर चाहे वो हिंदू हो या फिर मुसलमान। दोस्तों, कासिम रिजवी से पहले तक रजाकार जो थे वो बस परेड करते थे या छोटे मोटे एडमिनिस्ट्रेटिव काम किया करते थे। लेकिन जब देश की आज़ादी का वक्त आया तब इनका असली मकसद सामने आ गया, हैदराबाद में आतंक फैलाना। लेकिन ये उन्होंने किया कैसे? दोस्तों, आज़ादी के वक्त हैदराबाद के निज़ाम चाहते थे कि वो आज़ाद रहें या पाकिस्तान के साथ मिल जाए। लेकिन सरदार पटेल एक ऐसी रियासत को बिल्कुल भी आज़ाद नहीं रहने देना चाहते थे जो भारत के बीचों बीच हो, जहां पर पहले से कम्युनल टेंशन चल रही हो। इस बीच 11 जुलाई 1947 को निज़ाम के एक डेलीगेशन ने दिल्ली में मीटिंग की। इस मीटिंग में निज़ाम ने प्रस्ताव भिजवाया कि भारत से एक समझौता किया जाए, जिसके तहत फॉरेन रिलेशंस, रक्षा और संचार की जो जिम्मेदारी है वो भारत सरकार की हो। लेकिन ये बातचीत बीच में ही अटक गई, क्योंकि भारत ने कहा कि वो हैदराबाद का भारत में विलय करेंगे। फिर आज़ादी के 1 महीने बाद सितंबर 1947 में भारत और निज़ाम के बीच में एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन हुआ। इसमें निज़ाम को कुछ आज़ादी देने की बात थी, लेकिन कट्टरपंथी रजाकारों के कहने पर मीर उस्मान अली, जो कि हैदराबाद के निज़ाम थे, उन्होंने इस एग्रीमेंट को साइन नहीं किया। इसके बाद तेजी से हैदराबाद की सियासत बदली। निज़ाम ने पटेल को भरोसा दिलाया कि 28 अक्टूबर 1947 को वो साइन कर देंगे उस एग्रीमेंट पर। लेकिन ये बात पता चलते ही रजाकार चीफ कासिम रिजवी भड़क गया। उसने रात में ही निज़ाम के करीबी वॉल्टर मॉन्कटन, सर सुल्तान अहमद और छतारी के नवाब के घर को रजाकारों से घिरवा दिया और दस्तखत ना करने की धमकी दी। बस दोस्तों, यही वो पॉइंट था जब हैदराबाद में खुलकर हिंदुओं और प्रोग्रेसिव मुसलमानों पर अत्याचार हुए।
कासिम रिजवी ने कहा, कागज पर कलम से लिखी इबारत से बेहतर है कि हाथ में तलवार लेकर मरा जाए। हम महमूद गजनवी की नस्ल के हैं। अगर हमने तय कर लिया तो हम लाल किले पर आसफ जाही का झंडा फहरा देंगे। दोस्तों, ये सब हैदराबाद में तब चल रहा था जब हम 1948 में देश की आज़ादी की पहली सालगिरह मना रहे थे। रजाकारों ने हैदराबाद में लूटपाट मचानी शुरू कर दी थी। अब निज़ाम के हाथों से कानून व्यवस्था निकलकर रजाकारों के हाथ में आ गई थी। उनका टारगेट थे हिंदू और वो मुसलमान जो हैदराबाद को भारत के हिस्से के रूप में देखना चाहते थे। इसमें सबसे भयानक हमला हुआ हैदराबाद के भैरनपल्ली गांव पर। दरअसल भैरनपल्ली गांव में किसान खुलकर हैदराबाद के निजाम का विरोध कर रहे थे। साथ ही उन्होंने टैक्स देने से भी मना कर दिया था। इससे रजाकार इस पूरे गांव के लोगों से गुस्सा थे। जून 1948 से ही रजाकारों की फौज ने पुलिस को साथ लेकर इस गांव पर अटैक करना शुरू कर दिया था। जवाब में गांव के लोगों ने एक होकर कुल्हाड़ी, लाठी, फरसा और यहां तक कि गुलेल लेकर इनका मुकाबला किया। रजाकारों के हाथों में बंदूकें थीं, इसके बावजूद गांव वालों ने 3 बार इन हमलों को रोक लिया, मगर चौथी बार 27 अगस्त 1948 के दिन रजाकारों और हैदराबाद स्टेट पुलिस ने मिलकर बड़ी संख्या में जब अटैक किया तो गांव वाले कुछ नहीं कर पाए। निहत्थे निर्दोष ग्रामीणों को चुन चुन कर कतार में खड़ा करके मारा गया। औरतों को निर्वस्त्र करके मृत ग्रामीणों के बीच जबरदस्ती नाच कराया गया और बड़े पैमाने पर उनसे किया गया। इससे बचने के लिए कई महिलाओं ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। इस हादसे में 120 से ज्यादा लोग मारे गए। द हिंदू के एक आर्टिकल में इस घटना का जिक्र मिलता है। चलाचंद्र रेड्डी नाम के एक शख्स बताते हैं कि लोगों ने गुलेल जैसे हथियारों का इस्तेमाल करके भी रजाकारों को रोक लिया, लेकिन बंदूकों के सामने वो कब तक लड़ पाते। दोस्तों, रजाकारों के इस आतंक का सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं हुई थी। महिलाओं का बड़े पैमाने पर किया गया, उन्हें कई जगहों पर नंगा करके घुमाया गया और जबरदस्ती लाशों के बीच नाचने को मजबूर किया गया। 27 अगस्त के दिन को याद करते हुए चलाचंद्र रेड्डी बताते हैं कि उस दिन रजाकारों ने एक साथ 96 हिंदुओं को गोली मारी थी। जब ये सब सामने आया तो सितंबर 1948 में इंडियन आर्मी ने कमान संभाली। ऑपरेशन पोलो को शुरू किया गया और 12 सितंबर 1948 के दिन सेना ने 5 तरफ से धावा बोल दिया। पहले इंडियन आर्मी को लगा था कि रजाकारों से निपटने में मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि 2 लाख की सेना थी उनकी। लेकिन फिर जल्दी ही उन्हें समझ आ गया कि रजाकारों को ट्रेनिंग जंग लड़ने की नहीं दी गई है, बल्कि टॉर्चर करने की मिली है। यही वजह है कि सिर्फ 5 दिनों के अंदर ही सेना और रजाकारों ने सरेंडर कर दिया और आखिर में हैदराबाद का विलय भारत में हो गया। रजाकार चीफ कासिम रिजवी और हैदराबाद के प्रधानमंत्री मीर लाइक अली खान पाकिस्तान भाग गए। 1947 के बाद हैदराबाद में भारत के एजेंट जनरल रहे के मुंशी ने अपने संस्मरण द एंड ऑफ एन एरा हैदराबाद मेमोरीज में लिखा है कि रजाकारों ने नागरिकों पर 260 हिंसाओं की घटनाएं की थी। क्रूरता के ये दौर आमतौर पर रियासत के ग्रामीण इलाकों में होते थे। करीब 1000 हिंदू इस दौर में रजाकारों के हाथ मारे गए थे। तो दोस्तों, ये थे रजाकार जिन्होंने अपने टाइम पर हैदराबाद को टेरराइज, आतंकित करके रख दिया था। माना जाता है कि निज़ाम से ज़्यादा बड़ी लड़ाई उस वक्त रजाकारों से थी, जिसे इंडियन आर्मी ने आसानी से ख़त्म कर दिया था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।